गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 10th क्लास का सिविक्स में पहला चैप्टर पावर शेयरिंग उसको पढ़ेंगे। जो अभी सीबीएसई का अपडेट आया है उसमें सिविक्स में पॉलिटिकल साइंस में किसी भी तरह का बदलाव नहीं है। तो जो सिलेबस है वो कंडेंस होने के बाद भी करीब करीब कंप्लीट है, वो आपको पढ़ना है। पहला चैप्टर पावर शेयरिंग। ये अभी लॉकडाउन के दौरान क्या करना है कि जो भी आपके पास सोर्स है उसका 100% यूटिलाइज करना है, बाहर नहीं जाना है। जो भी सोर्स है आपके पास, बुक नहीं होगा, हो सकता है नेट या जहां से भी हो, घर में रह के उससे पढ़ना है, तैयारी करना है, अपने पेरेंट्स का बात मानना है और उनका ध्यान भी रखना है। और इस लॉकडाउन के दौरान ज्यादा से ज्यादा समय जो है उसका यूटिलाइज करना है किस चीज में, पढ़ाई के लिए। तो आइए देखते हैं पावर शेयरिंग। जैसा ही नाम से स्पष्ट होता है कि पावर, पावर का मतलब यहां पे होता है सत्ता। सत्ता बहुत आदिकाल से हम जानते हैं कि सत्ता जो है, शासन व्यवस्था जो है वो अच्छे के हाथ में होना चाहिए। अगर ये व्यवस्था बुरे लोगों के हाथ में जाएगी तो राज्य का कभी भी विकास नहीं हो सकता है। आदिकाल से, अभी आपने महाभारत में देखा होगा, राज्य का विनाश हो जाता है गलत हाथों में सत्ता पड़ने से। फ्रेंच में पिछले साल आपने देखा 9th में लुई 16 के द्वारा। तो सत्ता जो है वो हमेशा अच्छे हाथ में होना चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करेंगे तो ऑर्गन, जो पूरा सत्ता है, जो पूरा इंटायर पावर है, वो किसी एक के हाथ में नहीं होता है। लेजिस्लेटिव होता है, जुडिशियरी होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, इनके बीच बटा हुआ रहता है ये पावर, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंट्रोलिंग पावर जो है वो किसी एक के हाथ में नहीं हो, सही से इसका यूटिलाइज किया जा सके। अब इस पावर शेयरिंग को, मतलब कि पावर शेयरिंग सत्ता में भागीदारी, सत्ता में भागीदारी ऐसे देखने से पता चलता होगा कि पावर शेयरिंग, जैसा कि बुक में एक बताया हुआ है कि पावर शेयरिंग मतलब कि शेयर्ड पावर, डिवाइडेड पावर, शेयर्ड पावर और डिवाइडेड पावर। इससे क्या होगा, देश जो है कमजोर होगा। लेकिन नहीं, जब पावर शेयरिंग के सारे टर्म को हम देखेंगे तो लगेगा और पता चलेगा कि पावर शेयरिंग से देश जो है वो मजबूत होता है, कमजोर नहीं होता है। इसी बात को समझेंगे दो उदाहरण को देखते हुए, एक बेल्जियम और दूसरा श्रीलंका। तो पहले एट फर्स्ट बेल्जियम। बेल्जियम बेल्जियम स्मॉल कंट्री है जो यूरोप में है। और इसके बॉर्डर की बात करेंगे अगर, तो बॉर्डर की बात करेंगे तो सबसे पहले फ्रांस, जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी, लक्समबर्ग और नीदरलैंड। यहां पे हम लिख सकते हैं नीदरलैंड और लक्समबर्ग। ये सब जो है वो उसका बाउंड्री है। यहाँ पे इस जगह पे आप देखिएगा तो इसकी आबादी जो है, इसका जो एरिया है वो अपने भारत में तुलना करेंगे तो हरियाणा के बराबर है इसका एरिया। और आबादी जो है वो हरियाणा के आबादी से करीब करीब आधा आबादी है। इसका मतलब क्या हुआ, एरिया ज्यादा और आबादी जो है वो कम। तो क्या होगा, रिसोर्स का लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन होगा। बस यहाँ पे एक नया टर्म आया है, आप देखिएगा, दैट इज कि इथनिक। ये एक नया टर्म आया है यहाँ पे, ETHNIC, इथनिक। इसका मतलब होता है जातीयता। जातीयता किस आधार पे कि कैसे लोग डाइवर्सिटी को फॉलो करते हैं। तो इथनिक का मेन आधार क्या है कि शेयर्ड कल्चर बोलते हैं। ये एक सामाजिक विभाजन है और उसमें क्या है, शेयर्ड कल्चर। किस तरह से उसको डिफाइन करेंगे तो वह सोशल डिवीजन, इसको डिफाइन करेंगे, ए सोशल डिवीजन
social division, a social division based on a social division based on shared culture, division based on shared culture। देखिए ये सोशल डिवीजन है, लेकिन किसमें? शेयर्ड कल्चर, मतलब इसमें रहने वाले लोग जो है वो सभी अपने आप को करीब करीब अलग मानते हैं। कल्चर सेम है। अगर इसके बारे में आप देखिएगा तो इसके सभी इथनिक ग्रुप के सभी मेंबर का ये मानना है कि हमारा जो एंसिस्टर, हमारा जो पूर्वज है वो सबका एक ही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बनावट है वो एक है, हमारा जो कल्चर है वो एक है। भले ही इस ग्रुप में रहने वाले लोग जो हैं वो कोई जरूरी नहीं है एक ही धर्म को फॉलो करें, अलग अलग धर्म को भी फॉलो कर सकते हैं, और एक ही राष्ट्र में रहे ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये इथनिक हुआ, सोशल डिवीजन। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं तो इथनिक जो है वो एक कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड इथोन्स, एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड इथोन्स, जिसका मतलब होता है नेशन पीपुल, जिसका मतलब होता है कि नेशन पीपुल। मतलब इथोन्स शब्द से, ग्रीक के इथोन शब्द से आया है, जिसका मतलब क्या होता है कि नेशन पीपुल। इस इथनिसिटी को या इथनिक को डिसाइड करने के लिए बहुत सारा फैक्टर हो सकता है। उसमें सबसे पहला आ जाएगा आपका बायोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर सबसे पहले आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा आपका कल्चरल, और तीसरा हो जाएगा साइकोलॉजिकल। बायोलॉजिकल की अगर चर्चा करेंगे तो आप बायोलॉजी में आतिश सर से पढ़े होंगे, उसमें पूरा चर्चा हुआ होगा। कल्चर जो हमारा संस्कृति है उसकी बात करते हैं, और साइकोलॉजिकल का देखिए इथनिसिटी में कैसे प्रभाव पड़ता है। अगर इस बात को देखिएगा साइकोलॉजिकल इफेक्ट का इथनिसिटी में, तो क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो पंजाब के भागों का 1956 में रेड क्लिफ के द्वारा पंजाब का विभाजन हुआ। कुछ पंजाब का भाग भारत में और वैसा ही पंजाब के कुछ भाग पाकिस्तान में। लेकिन दोनों के बीच में जो इथनिसिटी है, जो सभ्यता है, जो शेयर्ड कल्चर है, वो एक ही है। और इसमें देखिएगा तो पॉल ब्रास ने इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है कि साइकोलॉजिकल आधार पे इथनिसिटी क्या है। जैसे अगर बात कीजिएगा, जैसे वही पंजाब का बताया कि दोनों का जो कॉमन रिचुअल्स बहुत ज्यादा कॉमन है। एक ही कलाकार के, गुरदास मान के दोनों आदमी गाना सुनते हैं, दोनों तरफ एक ही। तो ये इथनिसिटी का प्रभाव साइकोलॉजिकल भी होता है, ये इफेक्ट है। अब इसको और देखिए तो क्या होता है कि नेशन, इथनो यहां पे अगर देखिएगा इस साइकोलॉजिकल इफेक्ट के बाद तो होता है इथनो, और क्या फैक्टर है तो इथनो रेशियल। आप 9th क्लास में ऑलरेडी रेसिज्म पढ़े होंगे, जिसमें आपने देखा होगा कि कैसे ये होता है। दूसरा होता है इथनो रिलीजियस, इथनो लिंग्विस्टिक, रिलीजियस धर्म के आधार पे, लिंग्विस्टिक भाषा के आधार पे। आप 9th में पढ़े हैं 1956 में आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ, उसका मेन जो था वो क्या था, भाषा के आधार पे था। हम लोग ये बात करते हैं किसका, कि मिथिलांचल राज्य अलग होना चाहिए, किसके आधार पे, तो भाषा के आधार पर। दीज आर कॉल्ड लिंग्विस्टिक। उसका जो बेसिक है वो क्या है कि लिंग्विस्टिक आधार है। उसके बाद अगर आप चर्चा कीजिएगा तो नेशन, इथनो नेशनल,
इथनो नेशनल, और सबसे अंतिम है इथनो रिलीजन, रीजनल, रीजनल ग्रुप। रीजनल ग्रुप हो गया अलग अलग क्षेत्र के ग्रुप, अलग अलग, जैसे कि मराठी, मैथिली, तेलुगु, इस तरह का। ये सब आधार है जिसके आधार पे इथनोसिटी को डिसाइड किया जाता है। एक बात आता है कि इथनिसिटी बदलती है या नहीं बदलती है? बिल्कुल बदलती है, समय के साथ उसमें बदलाव होता है। अगर आपको मालूम होगा बाल्कोनाइजेशन, कौन सा टर्म मैंने बोला? बाल्कोनाइजेशन, यहां पे हम बात करेंगे तो बाल्कोनाइजेशन पे बात करेंगे। आप नाम देखे होंगे बाल्केनाइजेशन, बाल्केनाइजेशन। एक समय में जो हमारा यूरोप है, या उस समय का जो आप यूरोप जिसकी बात करेंगे हम, ईस्टर्न यूरोप, जिसको जो टूट गया बाल्कोनाइजेशन के थ्रू ही, इथनिसिटी के थ्रू ही टूटा, जिसमें सर्बिया, चेकोस्लोवाकिया, इस तरह के राज्य बने। यहां पे आपने देखा कि साइकोलॉजिकल आधार पे जो खालिस्तान का एक समय में मांग हुआ था, उसका मेन रीजन, उसके पीछे अगर जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि साइकोलॉजिकल ही आधार था। तो ये सब बात आता है कि इथनोसिटी या इथनिक में, जातीयता में, ये जातीयता बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स टर्म है किसी भी देश के जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्स है, उसको समझने के लिए। अब हम बेल्जियम के उदाहरण को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस तरह का वहां पे है। मिटाने वाला कहां है? बेल्जियम का उदाहरण आगे बढ़ाते हैं और बेल्जियम में देखते हैं कि किस तरह से है। तो बेल्जियम में दो तरह के ग्रुप हैं, डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग। आप देखिए ये बुक में आपका डायग्राम दिया हुआ है, ये बेल्जियम का उदाहरण है। ये जो एरिया है वो फ्लेमिश मतलब डच स्पीकिंग, ये नीचे वाला ये, और यहां पे ब्रुसेल। पहले इस बात को लिखते हैं फिर बताते हैं, देखते हैं। डच स्पीकिंग बेल्जियम में बात करेंगे, बेल्जियम की डच स्पीकिंग के बाद आप यहाँ पे फ्रेंच, FRENCH, फ्रेंच स्पीकिंग, और जर्मन स्पीकिंग। डच स्पीकिंग कितने हैं पूरे देश में? बेल्जियम में डच स्पीकिंग जो है वो 59% है, ये 49% है, और जर्मन स्पीकिंग 1% है। ये वहां का स्ट्रक्चर है डच। तो मेजोरिटी में कौन हो गया? डच स्पीकिंग। लेकिन उसका जो कैपिटल है ब्रुसेल, उसमें अगर आप देखिएगा तो ये जो है डच स्पीकिंग जो है वो कम हो जाते हैं, और डच स्पीकिंग यहाँ पे मात्र 20% है, ये 20%। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये मेजोरिटी में है लेकिन कैपिटल में वो माइनॉरिटी में आ जाते हैं। और फ्रेंच स्पीकिंग जो है वो 80% है, 80%। बेल्जियम की पूरी आबादी डच स्पीकिंग वो मेजोरिटी में है, यहाँ पे ब्रुसेल में जो है वो माइनॉरिटी में आ जाता है फ्रेंच स्पीकिंग। ये कम होते हुए भी ये 20% जो है ये फ्रेंच माइनॉरिटी में है, लेकिन उसका संसाधन में, एजुकेशन में आप देखिएगा तो इसका बहुत ज्यादा योगदान है। ये बात डच स्पीकिंग पीपुल को नागवार गुजर रही थी, और 1950 और 60 के दशक में बहुत ज्यादा टकराव हुआ, खासकर तो ब्रुसेल में और भी ज्यादा। तो इससे बचने के लिए बहुत सारा ये ब्रुसेल, ये दोनों पार्ट, ये बुक में आप देख सकते हैं, डायग्राम में बहुत स्पष्ट अच्छे से समझाया गया है। अब ठीक इसी बात को हम यहीं पे रखते हैं, और दूसरा
उदाहरण इसी बात को समझने के लिए हम श्रीलंका कर लेते हैं। श्रीलंका, जो कि श्रीलंका के बारे में देखने से पहले अब इसी तरह का कंपोजिशन श्रीलंका में है, उसको देखते हैं किस तरह का, और फिर दोनों का तुलनात्मक केस स्टडी करेंगे कि किस तरह से दोनों डाइवर्स कंट्री होते हुए किस तरह से बैलेंस किया। ठीक है, ओके।